हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। आज हम देखेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र किस तरह से ज्ञात हम कर सकते हैं। चालक गोला, ये चालक गोला क्या होता है? चालक गोला ये गोला है और ये गोला हम मान के चल रहे हैं कैसा गोला है? चालक गोला है। चालक गोला को अगर हम कोई भी आवेश देते हैं, अगर हम कोई भी आवेश इसको हम देंगे, मान लो इसको क्यू आवेश दिए और ये क्यू आवेश हम धनात्मक आवेश के रूप में इस पर दे रहे हैं, तो ये क्यू आवेश, ये धनात्मक आवेश इसके पूरे सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसको पढ़ चुका है कि अगर कोई चालक गोला है, उस चालक गोले को, इस गोले को अगर कोई भी आवेश देंगे तो वो आवेश इस चालक गोले के पूरे सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। आज हम देखेंगे दोस्तों अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अचालक गोला में क्या होता है दोस्तों? अगर आपके पास यहाँ पर अचालक गोला है, तो इस अचालक गोले को यहाँ पर एक क्या है? गोला है, और ये गोला है दोस्तों अचालक गोला। और इस अचालक गोले को अगर हम कोई भी आवेश देंगे, मान लो इसको हम क्यू आवेश दे रहे हैं और ये आवेश हम दे रहे हैं प्लस के रूप में, मतलब कि धनात्मक आवेश को ले रहे हैं, तो इस अचालक गोला को अगर हम कोई भी आवेश देंगे तो वो आवेश दोस्तों इस गोले के अंदर में, भीतर में एक समान रूप से इस तरह से फैल जाएगा। इस तरह से ये एक गुणधर्म है। अगर आप किसी चालक गोला को कोई भी आवेश देते हैं तो वह आवेश Q, धनात्मक आवेश, यह आवेश इस गोले के पूरे सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर आप अचालक गोला को अगर हम कोई भी आवेश देते हैं Q आवेश, वो धनात्मक के रूप में हम ले रहे हैं, तो वो आवेश दोस्तों इसके पूरे सतह पर नहीं फैलेगा। वो आवेश इसके भीतर अंदर में एक समान रूप से इस तरह से व्यवस्थित रहता है। तो ये फ़र्क होता है चालक गोला और अचालक गोला में। चालक गोले में सतह पर फैल जाएगा जो भी आवेश हम देंगे, वहीं पर अचालक गोला में इसमें क्या होगा? जो भी आवेश देंगे अचालक गोला को, वो आवेश इसके भीतर में एक समान रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। हम देखेंगे अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। देखिए ध्यान से, ये जो अचालक गोला है, इस अचालक गोले का कोई ना कोई अपना एक सेंटर होगा। वो सेंटर हम मान लेते हैं कि इसके बीचों बीच यहाँ पर है, ये सेंटर है O, ठीक है। जब इस गोले का ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगा त्रिज्या। इस त्रिज्या को हम बड़ी R मानते हैं। अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, जो हमने एक अचालक गोला बनाया है, इस अचालक गोले के बाहर मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है और ये बिंदु है P बिंदु। तो इस अचालक गोले के बाहर किसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। इस P बिंदु की दूरी हम इस अचालक गोले के सेंटर से लेंगे, मतलब कि इस अचालक गोले के सेंटर से ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु की दूरी को हम लेंगे कुछ इस तरह से।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लेंगे। ये दूरी सेंटर से P बिंदु तक की दूरी को हम छोटी r मानेंगे। इस गोले की त्रिज्या है बड़ी R और इस P बिंदु की दूरी सेंटर से, केंद्र से, वो कितनी है? छोटी r। बड़ी R एवं छोटी r, इन दोनों r में से ये छोटी r बड़ा है। यहाँ पर ये बड़ी R एवं ये छोटी R, इन दोनों में से ये जो छोटी R है वो क्या है? बड़ा है। और ये जो बड़ी R है ये क्या है? छोटा है। अब हम इस गोले के, इस औचालक गोले के बाहर ये P बिंदु को लिया है और उस P बिंदु पर हम लगाना चाहते हैं गॉस का नियम। इस P बिंदु पर हम गॉस का नियम लगाना चाहते हैं। इस P बिंदु को हमें एक गॉसीय सतह से, इस P बिंदु को हमें बंद करना पड़ेगा। ये सतह से बंद करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पर हम गॉस का नियम लगा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर हम गॉस का नियम नहीं लगा सकते। गॉस का नियम जिस भी बिंदु पर लगता है वह बिंदु होना चाहिए एक बंद सतह के अंदर। ये बिंदु को हमने एक गॉसीय सतह बना करके इस बिंदु को इस पृष्ठ के अंदर कर लिया है। अब यहाँ पर हम गॉस का नियम लगाने के लिए सक्षम हैं। ये जो हमने बनाया है, इस सतह को हम बोलते हैं गॉसीय सतह। और इस गॉसीय सतह का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा? एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। उसको हम A माने हैं। फिर से समझते हैं, ये जो हमने गॉसीय सतह बनाया है, इस गॉसीय सतह का अपना एक कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, उसको हम A माने हैं। इस पूरे गॉसीय सतह के एरिया को हमने कितना माना है? A माना है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो बिंदु P है, P बिंदु, इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस बिंदु P पर हम इस बड़े से एरिया का, A का, एक छोटा सा हिस्सा मानेंगे। यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा हिस्सा है। किसका छोटा सा हिस्सा है? ये है इस बड़े से एरिया, गॉसीय सतह या गॉसीय पृष्ठ, ये बड़े से एरिया का छोटा सा हिस्सा, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल। इस बड़े से क्षेत्रफल का, A का, ये है छोटा सा क्षेत्रफल। ये जो दोस्तों हमने लिया है, ये है क्षेत्रफल, छोटा सा एरिया। चूँकि ये एरिया छोटा सा है इसलिए इसमें हम D लगाते हैं। छोटे से एरिया का जब भी जिक्र होता है तो उसमें हम D को लगाते हैं। D मतलब छोटा सा। तो दोस्तों, इस बड़े से एरिया का हमने A का यह छोटा सा एरिया लिया है। चूँकि ये एरिया छोटा सा है, इसीलिए दोस्तों हम इसमें D लगाए हैं। D का मतलब होता है छोटा सा। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई आपके पास सतह है इस तरह से, ये कोई एरिया है A, तो इस एरिया के लंबवत बाहर की तरफ होती है क्षेत्रफल सदिश। तो इस एरिया के लंबवत बाहर की तरफ होती है क्षेत्रफल सदिश। इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? जो भी एरिया आपको दिया गया है आपके सामने, उस एरिया के आपको लेना है लंबवत बाहर की तरफ। इस एरिया के लंबवत, इस तरह से बाहर की ओर, इस तरह से
यही कहलाएगा इस एरिया का ए का क्षेत्रफल सदिश, जो कि है इस सतह के लंबवत। इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ से ऐसे लाइन खींचे तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसा है, लंबवत है। लंबवत का मतलब इधर भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और इधर भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो लाइन हमने खींचा है, ये लाइन इस एरिया ए के लंबवत है बाहर की तरफ। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश जो है एरिया के ए के लंबवत होती है बाहर की तरफ। इसको दोस्तों हम दिखाते हैं, जो भी क्षेत्रफल है ए, उस पर हम वेक्टर चिन्ह लगा करके दिखाते हैं। यही कहलाता है, ये जो ए वेक्टर है यही कहलाता है क्षेत्रफल सदिश। किसका क्षेत्रफल सदिश होगा? इस एरिया के, इस एरिया के क्षेत्रफल सदिश ये लाइन कहलाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया लिया है, तो इस एरिया का भी कोई ना कोई क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश वो होगा इस एरिया के लंबवत। ये जो हमने छोटा सा एरिया लिया है, इस एरिया के लंबवत बाहर की तरफ, कुछ इस तरह से। ये जिस तरह से ये है लंबवत इस एरिया के, उसी तरह से दोस्तों ये जो हमने लाइन खींचा है ये भी लंबवत है इस छोटे से एरिया के। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों क्षेत्रफल सदिश। ये जो क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्रफल सदिश है इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश। तो इसको हम सूचित करेंगे, चूँकि ये छोटे से एरिया डीए का क्षेत्रफल सदिश है, तो इसको हम सूचित करेंगे, जो भी क्षेत्रफल है डीए उसको लेना है और उस पर दोस्तों हमको वेक्टर चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा दोस्तों इस छोटे से क्षेत्रफल डीए का क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इसको हम बताएं, इसको हम दिखाते हैं ई से। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये ई प्लस आवेश से होती है दूर और माइनस आवेश के होती है नज़दीक। ये यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्लस आवेश हैं, तो इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई ये इस छोटे से भाग से, इस छोटे से एरिया से होगी दूर इधर की तरफ, कुछ इस तरह से। विद्युत क्षेत्र को हम ई से दिखाते हैं और इस पर हम वेक्टर चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो विद्युत क्षेत्र हमने लिया है, ये विद्युत क्षेत्र, तो ये जो विद्युत क्षेत्र हमने लिया है, ये विद्युत क्षेत्र इस प्लस आवेश के कारण इस छोटे से भाग से विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर होगी दूर, ऐसे दूर होगी। क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, इन दोनों की दिशा एक ही तरफ है। इसकी भी दिशा एक तरफ है और इसकी भी दिशा देखिए उसी ओर है। जब दोनों की दिशा एक ही तरफ हो तो दोनों के बीच दोस्तों कोण जो होता है थीटा, जो थीटा कोण है ये होती है 0 डिग्री। फिर से समझते हैं, ये जो डीए वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश और ये जो ई वेक्टर है, इन दोनों की दिशा जो होती है एक ही और है। जब दोनों की दिशा एक ही तरफ हो तो वहाँ पर दोस्तों थीटा एंगल इन दोनों के बीच होता है 0 डिग्री।
क्योंकि दोनों की दिशा एक ही ओर है, इसीलिए। अब हम निकालेंगे फ्लक्स को। फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं। फाई बराबर सूत्र होगा, ये जो ई वेक्टर है और ये जो डी ए वेक्टर लिया है, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। मतलब कि फाई बराबर होता है ई वेक्टर यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है डी ए वेक्टर, इन दोनों को आपस में गुना करना पड़ेगा। डॉट के रूप में देख सकते हैं। डॉट का मतलब इन दोनों के बीच क्या है, गुना का संबंध है। दोस्तों ये जो क्षेत्रफल लिया है एरिया, ये एरिया छोटा सा एरिया है डी, तो छोटे से एरिया का ये जो फ्लक्स निकालेंगे फाई, ये भी क्या होगा, छोटा सा होगा। मतलब कि एरिया जो है वो छोटा सा है, तो फ्लक्स भी हमको लेना पड़ेगा छोटा सा। तो फ्लक्स में भी हम डी लगाएंगे। डी का मतलब होता है छोटा सा। अब यहाँ से डी फाई बराबर, यहाँ से हम सिंपल ई लिखेंगे और यहाँ से सिंपल हम लिखेंगे डी ए, और इन दोनों वेक्टर चिन्ह को यहाँ से हटा देंगे और इन दोनों के बीच में ये जो डॉट था, इस डॉट को भी यहाँ से हटा देंगे। जब इन दोनों का वेक्टर चिन्ह हट जाएगा और इन दोनों के बीच का ये डॉट चिन्ह ये भी हट जाएगा, तो इन दोनों के बाद यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कहाँ से आया, ये आया इन दोनों के वेक्टर चिन्ह को हटा करके लिख दो, और इन दोनों के बीच ये जो गुना का संबंध है डॉट, इसको भी यहाँ से हटा दो। जब ये डॉट हटेगा तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी फाई छोटा सा फ्लक्स बराबर ई, यहाँ से आ जाएगा डी ए कॉस, और थीटा का मान, जो थीटा का मान है वो है 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा का मान हम कर लेंगे 0 डिग्री। यहाँ से डी फाई बराबर निकल जाएगा ई डी ए कॉस 0 का वैल्यू दोस्तों होता है 1। तो यहाँ से डी फाई बराबर ई डी ए को 1 से गुना करेंगे, इसका मतलब गुना है। ई डी ए को 1 से गुना करेंगे तो ई डी ए ही आएगा यहाँ पर, ई डी ए। यहाँ से डी फाई बराबर आ गया ई डी ए। अब देखिए ये जो निकला है, ये फ्लक्स निकला है। फ्लक्स कैसा निकला है, छोटा सा फ्लक्स निकला है। डी का मतलब छोटा सा, तो ये फ्लक्स जो है वो छोटा सा निकला है। अभी जो हमको फ्लक्स निकला है वो फ्लक्स इस छोटे से एरिया का निकला है डी फाई। हम चाहते हैं इस छोटे से एरिया का फ्लक्स तो हम निकाल चुके हैं डी फाई। अब हम चाहते हैं इस बड़े से एरिया का ए का फ्लक्स को ज्ञात करना। हमने अभी ये जो फ्लक्स निकाला है डी फाई, ये फ्लक्स निकला है इस छोटे से एरिया का। हम चाहते हैं मतलब संपूर्ण सतह पर हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, संपूर्ण एरिया पर। अब हम निकालेंगे संपूर्ण सतह पर फ्लक्स। संपूर्ण सतह का फ्लक्स फाई निकालने के लिए हमें ये जो छोटा सा फ्लक्स निकला है डी फाई, इस छोटे से फ्लक्स डी फाई का समाकलन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हमको संपूर्ण सतह का फ्लक्स ज्ञात करना है पूरे सतह पर, तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटे से एरिया का, छोटे से एरिया का फ्लक्स निकला है डी फाई, इसी डी फाई को लेंगे और इसी डी फाई का हम कर देंगे समाकलन, इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हम इस पूरे सतह का फ्लक्स को निकाल रहे हैं, मतलब कि फाई को ज्ञात कर रहे हैं। इस छोटे से एरिया का जो भी फ्लक्स निकला है उस फ्लक्स को लेंगे और उसका हम कर देंगे समाकलन, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हम इस तरह से गोल कर देंगे। इस गोलाकार का मतलब ये हुआ कि हम इस पूरे एरिया पर फ्लक्स फाई को निकाल रहे हैं। तो यहाँ से फाई बराबर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन पूरे सतह पर डी फाई का मान, देखिए ध्यान से, डी फाई का मान यहाँ पर दिया गया है। डी फाई के जगह पर हम लिख सकते हैं ई डी ए। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई डी ए। तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा मेरे पास, फाई बराबर ये जो ई है, ई को हम बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी ए। और यहाँ से दोस्तों हम फाई बराबर लिखेंगे ई इंटू इंटीग्रेशन के अंदर डी ए। तो फाई बराबर ई का तो ई रहेगा। अगर कहीं पर दोस्तों इंटीग्रेशन dx लिखा हो तो इसका मतलब होता है x। अगर कहीं पर दोस्तों इंटीग्रेशन dy लिखा हो तो इसका मतलब होता है y। उसी तरह से दोस्तों इंटीग्रेशन यहाँ पर dA लिखा है, इसका मतलब होगा a। ठीक है, तो यहाँ से फाई बराबर आता है e, और ये जो है ये है a मतलब हुआ इस पूरे से एरिया का क्षेत्रफल a। ये जो a हम लिए थे वही a यहाँ से आया है। तो ये जो मेरे पास है एरिया गॉसियन सतह, ये हमने एक गोला के रूप में लिया है। तो ये गोला का क्षेत्रफल कहलाएगा एरिया। तो गोले के एरिया होता है 4πr²। यहाँ पर इस एरिया के जगह पर हम लिख सकते हैं 4πr²। तो यहाँ से मेरे पास फाई बराबर आ गया e इंटू 4πr²। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर हमको जो निकला है फाई बराबर e इंटू 4πr²। इसको हमने समीकरण 1 माना है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे गॉस का नियम। होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा, देखो ये जो सिग्मा क्यू है, ये सिग्मा क्यू का मतलब होता है इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो ये सिग्मा क्यू का मान हो जाएगा इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर, गॉसियन सतह के अंदर जो भी आवेश होगा वो आवेश सिग्मा क्यू का मान कहलाता है। मतलब सिग्मा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर। क्योंकि इस गॉसियन सतह के अंदर कुल कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो सिग्मा क्यू का मतलब कुल आवेश गॉसियन सतह, इस गॉसियन सतह के अंदर। तो सिग्मा क्यू का मान हो जाएगा क्यू। तो यहाँ से सिग्मा क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोस्तों हो गया समीकरण 2। यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 से। तो इन दोनों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि समीकरण 1 में भी यहाँ पर देखिए φ है लेफ्ट में, और समीकरण 2 में भी देखिए लेफ्ट में φ है। तो दोनों का लेफ्ट देखिए ध्यान से बराबर है। जब दोनों का लेफ्ट बराबर है तो इसका राइट और समीकरण 2 के राइट ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि E इंटू 4πr² बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ से हमको विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं आप, ये जो 4πr² है ये इधर गुना में है, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो वो जाएगा Q के बटे मतलब भागा में। तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा Q का तो Q होगा, एप्सिलॉन नॉट को साइड लिख देंगे। इधर देखिए ये टोटल मान 4πr² इधर गुना में है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ से ये भागा में आ जाएगा 4πr²। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि E बराबर Q बटे 4π लिखेंगे, 4π के साथ हम ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट को, और इस r² को हम साइड में लिख देंगे इधर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम E बराबर लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर गुना 1 लिख सकते हैं। गुना 1 लिखने से इस Q के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, Q को 1 से गुना करेंगे Q ही आएगा। तो यहाँ पर हम Q को अगर 1 से गुना करेंगे तो Q ही आएगा, कोई मान में फ़र्क नहीं आएगा। तो देखिए 1 के साथ हम ले लेंगे ये 1 बटे, इस 1 के साथ हम 4π एप्सिलॉन नॉट को हम ले लिए हैं। तो हम जानते हैं कि 1 बटे 4π एप्सिलॉन नॉट ये बराबर होता है K के। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 बटे 4π एप्सिलॉन नॉट ये बराबर होगा किसके, K के। तो 1 बटे 4π एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख देंगे, और यहाँ से आ जाएगा Q, और फिर बटे, फिर यहाँ नीचे हो जाएगा r²। ये जो विद्युत क्षेत्र निकला है E KQ बटे r², ये इस औचालक गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु P पर निकला है विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ बटे r²। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।